बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है उस हवाले से जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा आपके साथ। एक तो उन्होंने कहा है कि जो इस तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई है उसमें हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, जिसके अंदर 7 CCTV फुटेज कैमरे लगे हुए हैं जो कहा गया कि बिजली बंद नहीं हुई थी। 7 CCTV फुटेजेस उनके बेडरूम के सामने और वो सारा कुछ शो करते हैं वो लगे हुए हैं। 5 दिन उनकी बिजली काटी गई इन ह्यूमन तरीके से, एक काइंड ऑफ टार्चर है। और 10 दिन के लिए उस 8x7 का जो डेथ सेल है उसके अंदर उनको कन्फाइन रखा गया। और बंदा कैसे खाना हजम कर सकता है और किस तरह की उनकी कैफियत रही वो सब आप तक पहले बात पहुंच चुकी है। फिर अगले दिनों में 24 घंटे के अंदर सिर्फ 1.5 घंटे के लिए उनको बाहर निकाला जाता था। उसके अलावा 22.5 घंटे उनको उस कमरे में रखा जाता था कि जो आपके सामने है, जो कैफियत आ चुकी है, जिस तरह के हालात में उनको रखा गया। और किताबें उन तक नहीं पहुंचने जाती थी जो पिछले 6 हफ्ते से यहाँ हैं, और उनके कपड़े भी वहाँ नहीं पहुँचाए जाते थे जो आज हमने रिक्वेस्ट की है कि उनको पहुँचाए जाए। एक्सरसाइज मशीन जो अदालत के हुक्म से मिली थी वो भी वापस ले दी गई। उसके अलावा फैमिली से मुलाकातें बंद कर दी गई। पॉलिटिकल लीडरशिप से, फ्रेंड्स से, दोस्तों से, लॉयर से कोई मुलाकात नहीं थी। और ये जो तर्ज़ अमल इन्होंने अडॉप्ट कर रखा था, इस यजीदियत और फस्तायत पे यकीन रखने वाली हुकूमत ने, ये सज़ाए मौत के मुल्ज़मान को भी ये हक़ हासिल होता है कि वो दिन में बाहर फिरते हैं, घूमते हैं, उनको पूरी आज़ादी होती है। जबकि इनके साथ जो जुल्म, जबर, बर्बरियत हुई ये आज तक किसी साबिक़ प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं हुई, कभी चीफ मिनिस्टर के साथ नहीं हुई और कभी किसी साबिक़ किसी मिनिस्टर के साथ भी नहीं हुई, जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी का केस आपके सामने है। इसी तरह उनको 40 लोग मिलने आते थे, घर का खाना उनको मिलता था, उनको एयर कंडीशन लगा हुआ था, जबकि इनको जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो भी नहीं मिली। और दूसरा, खान साहब ने जो काजी फाइसा साहब के मुताल्लिक बातें की हैं वो आपको बता दूं। उनके बकौल जो उन्होंने कहा है और दुरुस्त कहा है कि वो एक लिहाज से जस्टिस मुनीर को लोग भूल गए हैं। वो ओपनिंग बैट्समैन बना हुआ था जिस हवाले से ये जो कुछ हो रहा था। और उसकी बदनीयती ये देखें कि इलेक्शन 90 डेज़ में होना था आइन के मुताबिक, लेकिन उनको जिस तरह प्रेशर डाल के वहाँ जलसे किए गए और जिरगा बिठाया गया 3 बंदों का। और उन 3 बंदों में से PMLN के लोगों ने बताया कि वो तब नवाज शरीफ वापस आएगा जब चीफ जस्टिस काजी फाइसा बनेगा। और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि काजी फाइसा के आने के बाद वो आया और काजी फाइसा के जाने से पहले वो लंदन चला गया। और फिर जो कमिश्नर रावलपिंडी ने बयान दिया था तो वो आपके सामने उसने क्या कहा था। उसने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिला हुआ है या चीफ जस्टिस हमारे साथ इस इलेक्शन फ्रॉड में मिला हुआ है। और चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने पार्टी को, PTI को क्रश होने दिया, हमारे कोई केसेस नहीं लगाए, हमारा सिंबल का निशान वाला केस हमारे खिलाफ फैसला दिया, निशान छीन लिया, इलेक्शन फ्रॉड को तहफ़्फ़ुज़ दिया। इस सारे करप्ट सिस्टम का सबसे बड़ा वो उसके ऊपर शेल्टर हो के बैठे रहे। और 3 प्रॉपर्टीज़ उनकी लंदन में थी। और वो जो लंदन में प्रॉपर्टीज़ थी और नैब तरामीम के ऊपर बैठ के उन्होंने फैसला किया, चूँकि उनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। वो इसलिए नहीं चाहते थे कि यहाँ इंसाफ का निज़ाम खुले क्योंकि उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ वहाँ मौजूद थी, उसी तरह जिस तरह नवाज शरीफ की एवन फेयर डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टीज़ थी। और मसला क्या है? मसला हमारे मुल्क का ये है कि एक छोटी सी एलीट्स है, उनके मफादात एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और जो एलीट्स हैं वो इस मुल्क में सिर्फ उस वक्त तक रहते हैं जब तक उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होता है। और ये एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ इस तरह करते हैं और जो पूरी कौम है वो एक साइड पे खड़ी हुई है। यहाँ काजी फाइसा मुसल्लत रहा, उसके बाद वो मुल्क छोड़ के बाहर चला गया। इसी तरह जिस तरह नवाज शरीफ अभी चला गया है, ये मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। और जब नवाज शरीफ यहाँ प्राइम मिनिस्टर था उसने 22 मरतबा लंदन के दौरे किए, जिसमें से 2 ऑफिशियल थे जबकि 20 के करीब उनके प्राइवेट थे। इसी तरह आसिफ अली जरदारी ने 51, जब पिछली दफ़ा प्रेसिडेंट थे, 51 दौरे किए दुबई के जो कि प्राइवेट थे। और हर एक के ऊपर 6-7 लाख डॉलर खर्च होते थे कम से कम। और वो सारे पब्लिक एक्सचेकर से खर्चा आता था। और जिस तरह इन लोगों ने फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए यहाँ हुकूमतों पे मुसल्लत हुए और उसके ज़रिए
اپنے پیسے کو بچاتے ہیں، وہ سب آپ کے سامنے ہیں، اور یہ قرضے کے ڈالر ہیں جو یہ ضائع کرتے ہیں اور قوم کو اس کا ریٹرن کرنا پڑتا ہے، قرضہ واپس کرنا پڑتا ہے۔ آج گیا ہوا ہے نواز شریف باہر، اس کو کہیں اسرائیل کے خلاف بیان دے نا، چونکہ وہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ ملک کے مفاد میں کوئی بات کریں۔ اور اسی طرح قاضی فائزہ نے جس طرح حدیبیہ پیپر مل جو منی لانڈرنگ کی بنیاد تھی اس کو بند کیا ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ، اور اس میں بھی یہ صرف نواز شریف کو بینیفٹ کرنے اور اس کی فیملی کو بینیفٹ کرنے کے لیے یہ مفادات ان کو دیے۔ اسی طرح بدنیتی سے جو بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشنز ہوتی رہی اس کے اوپر وہ خاموش رہے، یہ جائے کہ اس پہ انکوائری کراتا اور وہ کیسز لگاتا، خواہ وہ الیکشن والا کیس ہو، خواہ وہ کمیشن والا کیس ہو، خواہ 9 مئی کے حوالے سے ہمارے پٹیشنز تھیں، ان کا کوئی سنوائی نہیں کی اور اپنی من پسند بینچ بٹھا کے اور وہ غلط فیصلے کرتا رہا جس کے ذریعے آج تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ججز آئے ان میں بدترین جج کے طور پر ہم ٹائٹل اسی کو ہی دیں گے۔ اور اس کے بعد جو کمشنر نے کہا تھا راولپنڈی نے، آج تک اس کے اوپر کوئی انکوائری نہیں کی۔ اگر یہ انڈیپینڈنٹ ہوتا تو اس پہ انکوائری بٹھاتا جس میں ان کا اپنا نام آیا تھا، اور آج تک وہ غائب ہے، وہ کہاں ہے اور اس کی کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی، اس کے اوپر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اور پھر جاتے جاتے جس طرح پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس جاری کیا گیا اور اس کے ذریعے اسپیشل کمیٹی بنائی گئی اور اس کے نتیجے میں آرٹیکل 63A کی تشریح کی گئی، اور اس تشریح کے نتیجے میں جو ان کو بینیفٹ ملا یا دیا گیا یا سہولت کاری کی گئی کہ 26ویں ترمیم کی جا سکے، لوٹے بنائے جا سکیں، لوگوں کی بیٹیوں کو، ماؤں کو